Welcome friends in today's session of Business Regulatory Framework. Unit 2 is what we are discussing, Indian Contract Act, General Contracts. Let's have a chapter called Discharge of Contract, and there are various 6 methods to get discharged from the contract, and out of that 6 methods today we are going to discuss how the parties get discharged from the contract by impossibility. Impossibility के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट में से मुक्ति कैसे मिलती है पक्षकारों को, उसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो पहले तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या है हम अच्छे से जानते हैं। व्हाट आर कॉन्ट्रैक्ट्स? Contract is valid which tends to create legal obligation and the parties become liable to fulfill their respective promises when such promises are performed. The contract is said to be discharged. कॉन्ट्रैक्ट क्या हम अच्छे से जानते हैं सर कि भाई लीगल ऑब्लिगेशन जहाँ क्रिएट होती है और लीगल ऑब्लिगेशन जहाँ क्रिएट होती है तो वहाँ आप लायबल हो जाते हैं। आपने जो वादा किया आपको निभाना पड़ेगा। जैसे ही आपने जो वादा किया आप निभा देते हैं, यू गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। आपको कॉन्ट्रैक्ट में से मुक्ति मिलती है। यू गेट फ्री फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, यू गेट रिलीज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली है क्या सर? द टर्म डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स दैट द पार्टीज टू इट आर नो मोर लायबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। आपकी फ्यूचर में कोई लायबिलिटी नहीं बनती। यू गेट द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स टर्मिनेटेड। देयर इज अ टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। दो पक्षकारों के बीच में जो संबंध क्रिएट हुआ था, जो रिलेशनशिप बना था कॉन्ट्रैक्चुअल, वो टर्मिनेट हो जाएगा, उसका अंत आ जाता है। जैसे आप परफॉर्म करते हैं आपको उसमें से छुटकारा मिल जाएगा। यू गेट रिलीज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। Thus, the discharge of a contract puts an end to the contract and the parties subsequently are free from their mutual obligation. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट का अंत आ गया है और आपकी फ्यूचर में कोई जिम्मेदारी नहीं आपकी, यानी कि प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दोनों पक्षकारों की फ्यूचर में कोई लायबिलिटी बनती। 6 तरीके हैं कॉन्ट्रैक्ट में से डिस्चार्ज होने के। देर आर 6 ways, 6 methods, 6 modes to get discharged from the contract by परफॉर्मेंस। सेक्शन 37-38 जिसकी चर्चा हम अभी पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल परफॉर्मेंस था और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस था। उसके बाद आता है म्यूचुअल एग्रीमेंट और कंसेंट, सेक्शन 62 और 63 के हिसाब से। थर्ड मेथड है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जिसकी आज हम डिटेल में अभी चर्चा करने जा रहे हैं। आगे इम्पॉसिबिलिटी का ही क्वेश्चन था, आपने ध्यान से सुना हो तो। इम्पॉसिबिलिटी की बेसिस पे पार्टीज को डिस्चार्ज कैसे मिलता है कॉन्ट्रैक्ट में से, तो अभी हम सेक्शन 56 की चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। चौथा है लैप्स ऑफ टाइम, फिफ्थ है ऑपरेशन ऑफ लॉ और सिक्स्थ है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 39 के हिसाब से। तो ये 6 तरीके हैं जिसमें से अभी हम थर्ड वाला जो मेथड है उसकी डिटेल चर्चा करने जा रहे हैं। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी पे अब हम आ रहे हैं। थर्ड मेथड की डिटेल चर्चा कर रहे हैं और ये डिटेल में पूछा जाता है इसलिए डिटेल में जा रहे हैं। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोड्स और मेथड्स ऑफ गेटिंग डिस्चार्ज फ्रॉम। ये एक मेथड है, एक तरीका है कि कॉन्ट्रैक्ट में से आपको फ्री होना हो, डिस्चार्ज होना हो, तो आप ये इस तरीके से भी हो सकते हैं और ये जेन्युइन रीजंस के साथ आप हो सकते हैं। सेक्शन 56 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट्स दैट एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड। जो एक्ट आपको करना है वो एक्ट अगर इम्पॉसिबल हो और कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही पता चल जाता है कि इम्पॉसिबल है, इट इज इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ, वो कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं आपको, तू कहे तो तेरे लिए चांद तारे तोड़ना हो, दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त जानते हैं कि ये इम्पॉसिबल एक्ट है, ऐसे एग्रीमेंट करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसी एग्रीमेंट को हम वॉइड एग्रीमेंट। ड्यू टू सम रीजंस व्हिच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी समटाइम्स परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल। अनकंट्रोलेबल इवेंट होते हैं, कभी कभी हम चाहकर भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो वैसे एग्रीमेंट के अंदर आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज द परफॉर्मेंस इज इम्पॉसिबल। आप चाहकर भी पॉसिबल नहीं है आपके लिए कि आप परफॉर्म कर पाए। तो वैसे सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे माने जाएंगे? वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाएगा। अंडर सच सर्कमस्टांसेस द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज इफ इट्स परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल। आप चाहते हो कि आप परफॉर्म करो लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, तो वहां आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा और आप जेन्युइनली आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं, बट ड्यू टू सम वैलिड रीजंस यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म। Impossibility of performance may appear on the face of the contract or may arise after the contract is made. कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही पता चल जाता है कि परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है, जिसको कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग इम्पॉसिबिलिटी। ऑन द फेस, अपीयर ऑन द फेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिसको क्या कहते हैं? प्री एग्जिस्टिंग
इम्पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही पता चल जाता है कि नामुमकिन है। तू कहे तो तेरे लिए चांद तारे तोड़ना, दोनों जानते हैं कि नामुमकिन। दूसरा होता है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, यानी कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बाद में कोई इवेंट ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आप परफॉर्म करना भी चाहें तो नहीं कर पाते, दैट इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। अब समझते हैं पहला वाला प्री एग्जिस्टिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या होता है, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इट मीन्स impossibility at the time of formation of contract, whether the fact of impossibility is known or unknown to the parties, the agreement is void ab initio। कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही पता चल जाता है कि परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है। हो सकता है दोनों पक्षकारों को पता हो सकता है दोनों को ये पता ही नहीं हो कि परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल, लेकिन दोनों सिचुएशन में इम्पॉसिबिलिटी की वजह से द पार्टी गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, और ये एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का माना। एग्जाम्पल देता हूँ, नोन टू बोथ, दोनों पक्षकारों को पता हो वैसी सिचुएशन कैसी है। ऋतिक एग्रीज टू विथ प्रीति टू डिस्कवर अ ट्रेजर बाय मैजिक, द एग्रीमेंट इज वॉइड। ऋतिक प्रीति से कहता है कि जादू करके खजाना ढूंढ के ले आता हूँ। दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त जानते हैं कि ये नामुमकिन है, द एग्रीमेंट इज वॉइड। ऐसे एग्रीमेंट करने का कोई मतलब नहीं है, कानून की नजरों में ये एग्रीमेंट है ही नहीं, वैलिड नहीं है, वॉइड है। इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म नोन टू बोथ द पार्टीज, दैट इज कॉल्ड प्री एग्जिस्टिंग इम्पॉसिबिलिटी नोन टू बोथ द पार्टीज। वैसे ही हो सकता है कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट वर्क करते वक्त दोनों को ये पता नहीं होता है कि परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल, परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है, लेकिन दोनों को नहीं पता होता है, म्यूचुअल मिस्टेक हो जाती है। अनुराग एग्रीज टू सेल हिज हॉर्स नेम्ड वीरा टू बासु फॉर ₹40,000। अननोन टू बोथ द पार्टीज द हॉर्स डाइज एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट करते वक्त एक बंदा दूसरे बंदे को अपना वीरा नाम का घोड़ा बेच रहा है 40,000 में, लेकिन एग्रीमेंट करते वक्त ही, उसी वक्त जिस वक्त एग्रीमेंट हो रहा है उसी वक्त घोड़े की मृत्यु हो जाती है। दोनों को नहीं पता है कि मृत्यु हो चुकी है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा। क्यों वैलिड नहीं होगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जो घोड़े की बात हो रही, जो सब्जेक्ट मैटर है वो ही नहीं रहा, घोड़ा ही नहीं रहा, तो क्या बेचेंगे? वीरा नाम का घोड़ा नहीं है, उसकी जगह बादल होगा, चलता हो तो चला लो, लेकिन ये बंदा नहीं मिलेगा, ये घोड़ा नहीं मिलेगा, वो है ही नहीं, कहाँ से दो? तो ये एग्रीमेंट परफॉर्म भी करना चाहे बंदा, अनुराग परफॉर्म भी करना चाहे तो उसके लिए इम्पॉसिबल है। वो बासु को वीरा नाम का घोड़ा अब नहीं दे सकता है, क्योंकि द सब्जेक्ट मैटर इज नो मोर। ये था प्री एग्जिस्टिंग इम्पॉसिबिलिटी। अब मेन पॉइंट पे चलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जिसे कहते हैं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दूसरा तरीका है इम्पॉसिबिलिटी का, सेकंड मेथड है इम्पॉसिबिलिटी की, यूं समझ लीजिए, और ये डिटेल में आपको पूछी जाती है। व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन? आप परफॉर्म करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, तब फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सर मैं पढ़ता हूँ, एग्जाम जब आती है, पेपर हाथ में आता है, लिखने जाता हूँ, लिख नहीं पाता हूँ, भूल जाता हूँ, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। यू वांट टू परफॉर्म बट यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म अंडर द सर्कमस्टांसेस। और ये इवेंट आपके हाथ में भी नहीं है, इट इज एन अनकंट्रोलेबल इवेंट, क्या करूँ सर? Impossibility which arises subsequent to the creation of the contract is called supervening impossibility। दूसरे शब्दों में इसे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा नाम। जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तब आप उसमें परफॉर्मेंस कर सकते थे, लेकिन जिस दिन ड्यू डेट होती है परफॉर्मेंस की, उस दिन आप परफॉर्म नहीं कर पाते। ऐसी सिचुएशन, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, you the performance is possible, but later on due to happening of some event the performance becomes impossible। एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। मान लीजिए कि 1 सितंबर को डांस कंपटीशन रखी गई है, 1 सितंबर, और आपको कहा गया है कि 25 अगस्त तक आपने नाम रजिस्टर कर देना है। 25 अगस्त को मान लीजिए आपने नेम रजिस्टर करवाया, मिस्टर एक्स ने नेम रजिस्टर करवाया कि भाई आई वांट टू परफॉर्म, मैं डांस करना चाहता हूँ, मेरा नाम लिख लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो एक्स नाम के बंदे ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया। जिस दिन रजिस्ट्रेशन करवाया उस दिन उसके लिए परफॉर्मेंस पॉसिबल था, while at the time of making contract the performance was possible, contract is valid। लेकिन फर्स्ट सितंबर को परफॉर्म करने से पहले ही अगर कोई इवेंट, कोई घटना घट जाए, तो मान लीजिए मिस्टर एक्स का एक्सीडेंट हो जाए, उसे फ्रैक्चर हो जाए, तो आप 1 सितंबर को परफॉर्म भी करना चाहे तो नहीं कर पाता है, ड्यू टू हैपनिंग ऑफ सम इवेंट द परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल एंड द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। अब वो जानबूझ के एक्सीडेंट तो करेगा नहीं, ठीक है?
तो वहां पे इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर फ्रैक्चर हो गया है तो डॉक्टर ने उसको शायद इन्फॉर्म किया हो कि अगर तू नाचा तो ये तेरी जिंदगी का आखिरी डांस होगा, तो क्यों डांस करेगा फिर, ऐसा रिस्क क्यों लेगा। तो वो परफॉर्म भी करना चाहे तो नहीं कर सकता, और ये जेन्युइन रीजन। द पार्टीज गेट डिस्चार्ज ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये आप जेन्युइन रीजन बता के आप अपना जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें से छुटकारा प्राप्त करना चाहें तो कर सकते हैं। फ्यूचर में आपकी कोई लायबिलिटी बनती नहीं है, और जेन्युइन रीजन है, आपने जानबूझ के नहीं किया, घटना घटी है। अब इसके टोटल डिस्चार्ज बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, यहाँ हम कह सकते हैं कि वेयर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज एप्लीकेबल। आप इस सिद्धांत का, डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है, सिद्धांत, आप इस सिद्धांत का, निष्फलता का सिद्धांत, निष्फलता, फ्रस्ट्रेशन, इस सिद्धांत को कहाँ उपयोग करके अपना बचाव कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। अभी मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ, ये 5 ऐसे रीजन है जो जेन्युइन रीजन है, इसको आप यूज करके अपना बचाव कर सकते हैं। आप, आपकी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी फ्यूचर में। सबसे पहला है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, दूसरा है फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, तीसरा है लीगल इम्पॉसिबिलिटी, चौथा है फेलियर ऑफ प्री कंडीशन, और पांचवा है ब्रेकआउट ऑफ वॉर। ये 5 जेन्युइन रीजन है, आप बहाने नहीं बना रहे हो। आप परफॉर्म करना चाहते हो लेकिन आप परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हो। यू वांट टू परफॉर्म बट यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो गया, जैसे अभी हमने देखा था घोड़े वाला एग्जाम्पल, वीरा वाला, वहां सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा सर, घोड़ा मैं देना चाह रहा था वीरा, लेकिन मेरा घोड़ा मर गया, अब मैं कैसे, नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, सर फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर हो गया तो अब मैं कैसे डांस करूं, मैं डांस करना चाहता हूं लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं। यू गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। लीगल इम्पॉसिबिलिटी, कानून बदल गया, अब मैं चाहूं तो भी आपको अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे सकता, अगर मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी बेची तो ये इलीगल हो जाएगा, कानून बदल गया है। अगर कोई लीगल इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है तो वहां पे भी आप ये रीजन बताकर कॉन्ट्रैक्ट में से डिस्चार्ज प्राप्त कर सकते हैं, गेट डिस्चार्ज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। फेलियर ऑफ प्री कंडीशन, कोई पूर्व शर्त रखी हो और वो पूर्व शर्त आपने फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, उसमें फेलियर हो गया, तो वहां पे भी आप कॉन्ट्रैक्ट में से डिस्चार्ज हो जाएंगे। ब्रेकआउट ऑफ वॉर, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो जाए तो आप वॉर का भी एक रीजन दे सकते हैं कि भाई मैं तो परफॉर्म करना चाह रहा हूँ लेकिन वॉर डिक्लेयर हो गया है हमारी कंट्रीज के बीच, तो कैसे माल दूं, कैसे आपको भेजूं, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर पे चलते हैं, वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्ट्रॉयड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द फॉल्ट ऑफ आइदर पार्टी, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। दोनों पक्षकारों का कोई फॉल्ट नहीं हो और दोनों की वजह से कोई घटना नहीं घटी हो, नेचुरल हो सकता है, कोई नेचुरल कैलामिटी अकर ऑकर हो गई हो जिसकी वजह से जो चीज़ देनी थी वो चीज़ नहीं रही, हो सकता है कोई क्रॉप्स हो, फ्लड आ गया, फेमाइन सिचुएशन हो गई, या हो सकता है कोई प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी देने की बात हो, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई हो, ठीक है, जैसे कार हो, मैरिज हॉल हो, वगैरह वगैरह, और आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा माना जाएगा सर, वॉइड माना जाएगा, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। यू वांट टू परफॉर्म बट यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म अंडर सच सर्कमस्टांसेस। एक केस है बहुत फेमस, टेलर वर्सेस कार्डवेल 1863 का, देखते हैं क्या हुआ था इसमें। A musical hall was agreed to be let out by a series of consent on certain dates, but before the date of first concert, the hall was destroyed by fire. एक सीरीज ऑफ कंसर्ट था, 1 बाय 1 फंक्शंस होने वाले थे, म्यूजिकल हॉल भाड़े पे दिया हुआ था, जैसे मैच की सीरीज होती वैसे यहाँ पे एक के बाद एक फंक्शंस होने वाले थे। पहला फंक्शन हो, पहला कंसर्ट हो, उससे पहले ही हॉल में आग लग गई और हॉल जल के खाक हो गया। हॉल यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा, डिस्ट्रक्शन हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गई और जो हॉल था वो जल के खाक हो गया। आप परफॉर्मेंस कहाँ देंगे, जिसका मैरिज हॉल था वो हॉल कैसे दे, वो चाहे तो भी परफॉर्म नहीं कर सकता। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई ओवर हियर्स, ये डॉक्ट्रिन यहाँ अप्लाई होता है, आप अपना बचाव कर सकते हैं। कैसे बचाव कर सकते हैं, मैरिज हॉल वाला जो उसका मालिक जो है वो क्या कहेगा, भाई आपसे ज्यादा बड़ा नुकसान मेरा हो गया, मैं अब चाहूं तो भी आपको हॉल नहीं दे सकता, आपके लिए तो एक फंक्शन था, मेरे लिए तो ये इनकम का सोर्स था, मैं थोड़ी ना अपना इस हॉल को जला दूंगा। सो इट्स एन अनकंट्रोलेबल इवेंट, ऐसी सिचुएशन में द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम वॉइड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इसके बाद दूसरा आता है फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी,
फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी में बात आती है पर्सनल स्किल और एबिलिटी। आपने जो वादा किया आपको निभाना चाहिए, लेकिन आप उस दिन अनफिट हो जाए तो, या डेथ हो जाए तो, इनकेपेबल हो जाएं, अनफिट हो जाएं, डेथ हो जाए, जिस बंदे को परफॉर्म करना था उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाए, पर्सनली अनफिट हो जाए, उस दिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा हो, तो क्या करेंगे? वो रीजन बताएगा, फिजिकली इम्पॉसिबल था मेरे लिए वहाँ प्रेजेंट रहना क्योंकि मैं बीमार था, या उसी बंदे की डेथ हो गई हो, वगैरह वगैरह, कोई ऐसी सिचुएशन हो गई जिसकी वजह से वो नहीं आ पाया, फिजिकली इम्पॉसिबल हो गया उस दिन, तो वो भी जेन्यून रीजन है। जैसे आपको असाइनमेंट के लिए डेट दी हो, आप उस दिन आना चाह रहे थे लेकिन उस दिन आप नहीं पहुंच पाए, आप शायद मिस्टर एक्स नाम का व्यक्ति बीमार हो गया हो और उसका मेडिकल सर्टिफिकेट वो लेके आता है, तो बताता है सर ऐसा ऐसा हो गया था इसलिए मैं उस दिन प्रेजेंट नहीं रह पाया था, तो फिजिकली अनफिट हो तो ठीक है, इम्पॉसिबल था आपके लिए परफॉर्म करना, ठीक है। Raftar, a singer, agreed to perform at a concert on a particular day. On the day of performance, Raftar fell seriously ill and could not perform. Thus, the contract is discharged on the ground of impossible. रफ्तार चाहता था कि वो परफॉर्म करे, लेकिन उस दिन वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। जिस दिन परफॉर्म करना था, मान लीजिए 31 दिसंबर को परफॉर्म करना था, कंसर्ट में आना था, डांस करना था, सिंगिंग, यहाँ डांस नहीं सिंगिंग करना था, तो उस दिन नहीं प्रेजेंट रह पाया क्योंकि बहुत बीमार हो गया था, और जेन्युइन रीजन है उसका, वो कुछ गलत नहीं बोल रहा है। तो उस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट में से डिस्चार्ज होना चाहे तो डिस्चार्ज हो सकता है ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। लीगल इम्पॉसिबिलिटी, यहाँ कानून बोलेगा, कानून में बदलाव हो गया, नियम में बदलाव हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, कानून तो फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो कानून हमें फॉलो करता हुआ हो जाएगा। A contract is discharged by impossibility of performance by the subsequent change in the law. लॉ चेंज हो गया है, नियम बदल गया है, तो फिर आप उसमें परफॉर्म करना चाहते थे और अब नहीं कर पा रहे हैं, और रीजन आपका क्या होगा? कानून में बदलाव हो गया। अगर मैं परफॉर्म करूंगा तो इलीगल हो जाता है, तो अगर इलीगल हो जाता है तो मैं परफॉर्म नहीं कर सकता। इन अदर वर्ड्स, अ कॉन्ट्रैक्ट विच वाज लॉफुल एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया गया तब जो आप परफॉर्म करने वाले थे वो लॉफुल था, लेकिन बाद में कानून में बदलाव हुआ तो वो इलीगल हो गया, अनलॉफुल हो गया। अगर मैं परफॉर्म करता हूँ तो मेरे लिए दुविधा हो जाएगी, कानून को हाथ में ले रहा हूँ तो वो गलत हो जाएगा मेरे लिए, तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। द परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर द पर्सन एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। द इम्पॉसिबिलिटी क्रिएटेड बाय लॉ इज अ वैलिड एक्सक्यूज फॉर नॉन परफॉर्मेंस, और इसको वैलिड एक्सक्यूज माना गया है। आप कोई बहाना नहीं निकाल रहे हो कि कानून में बदलाव हो गया इसलिए मैं नहीं परफॉर्म कर पा रहा हूँ, आप कोई बहाना नहीं बना रहे हो, ये आपका वैलिड रीजन है। एग्जाम्पल लेते हैं, आर के एग्रीड टू सेल इज लैंड टू एस के। आर के अपने जमीन का टुकड़ा एस के को बेचने का प्रॉमिस करता है, एग्रीमेंट करता है उससे। लेटर ऑन द लैंड वाज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने एक्विजिशन लॉ के हिसाब से ये जमीन अपने कब्जे में कर ली, खरीद ली। अब अगर गवर्नमेंट हुकुम करेगी तो फिर जो ओनर है उसे सेल करनी ही पड़ेगी फॉर द नेशन डेवलपमेंट। अगर देश के विकास की बात हो रही है और आपसे जमीन मांगी जा रही है देश के विकास के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, तो आपको जमीन का टुकड़ा गवर्नमेंट को ही बेचना पड़ेगा, फ्री में नहीं लेगी, गवर्नमेंट भी पे करेगी आपको उसके लिए। नाउ आर के कैन नॉट परफॉर्म इज प्रॉमिस, अब आर के एस के को क्या देगा? जमीन का टुकड़ा तो गवर्नमेंट ने ले लिया, अब चाहे तो भी एस के को वो जमीन का टुकड़ा नहीं दे सकती है, और रीजन क्या बताएगा? लीगल इम्पॉसिबिलिटी की वजह से। आर के कैन नॉट परफॉर्म इज प्रॉमिस, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज हेल्ड टू बिकम वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। फेलियर ऑफ प्री कंडीशन, कोई पूर्व शर्त रखी हो और वो पूर्व शर्त के बेसिस पे अगर आप वो शर्त नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं तो वहां पे भी यू गेट डिस्चार्ज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी। जो चीज जिस स्वरूप में थी उस स्वरूप में अब न रही हो तो भी यू गेट डिस्चार्ज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। When certain things necessary for performance stops to exist, the contract becomes void due to the cause of impossibility. जिस स्वरूप में जो चीज थी उस स्वरूप में अब वो नहीं रही है तो वहां पे भी यू गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, और आपका बेस क्या होगा? इम्पॉसिबिलिटी आपका बेस होगा। इफ अ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स on the happening of an event which does not in fact occurs, then the contract is discharged. जिस स्वरूप में जो चीज होनी चाहिए थी अगर वो स्वरूप में नहीं है तो बात खत्म हो गई। और दूसरा जो पॉइंट है वो यहाँ पे ये, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट व्हिच डज नॉट इन फैक्ट अकर्स, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। जो घटना घटनी चाहिए थी या जिस स्वरूप में जो चीज रहनी चाहिए थी अगर वो नहीं हुआ
तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। राधे एंड निर्जला कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर, दो पक्षकारों ने मिलकर अपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी यानी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम शादी करेंगे, एक दूसरे से वादा किया। बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द मैरिज राधे गोज मैरिड, अब दो पक्षकार में से एक पक्षकार जिस सिचुएशन में था उस सिचुएशन में अब नहीं रहा। प्री कंडीशन क्या रही थी कि भाई, ऑब्वियसली प्री कंडीशन इम्प्लाइडली रहेगी कि भाई दोनों साउंड माइंड के होने चाहिए। अगर एक अनसाउंड माइंड का हो जाएगा, पागल के साथ कौन शादी करेगा। तो अगर यहाँ पे आप परफॉर्म करना भी चाहे निर्जला, शादी करना भी चाहे राधे से, तो नहीं कर पाए, नॉट पॉसिबल, बिकॉज उसकी जो प्री कंडीशन जो थी साउंड माइंड की, वो अब नहीं रही। ही इज नॉट साउंड माइंड, और साउंड माइंड का बंदा नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। ब्रेकआउट ऑफ वॉर, युद्ध की घोषणा हो जाए, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो जाए, तो क्या करेंगे। आप जेन्युइनली बता सकते हैं मैं परफॉर्म करना चाहता था, लेकिन युद्ध की डिक्लेरेशन हो गई, अब मैं परफॉर्म करना चाहूँ तो भी नहीं कर सकता, मैं खुद गद्दार हो जाऊंगा। अब परफॉर्म करूँ तो भी कैसे करूँ, भेजू कैसे। If a war is declared after to the formation of the contract, all pending contracts are either suspended or declared as void. जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो तब पीस हो, लेकिन बाद में डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो जाए, ठीक है, तो जितने भी पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो स्टॉप हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे या वॉइड मान लिए जाएंगे। शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा तो उसको रिवाइव किया जा सकता है। इफ द वॉर इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन सच कॉन्ट्रैक्ट्स में बी रिवाइव्ड एंड मे बी एनफोर्स्ड एट द एंड ऑफ द वॉर। शॉर्ट ड्यूरेशन के होंगे तो रिवाइव हो सकते हैं और उनके बेसिस पे उसमें परफॉर्मेंस पॉसिबल है। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके पे ऊपर भी। वसीम कॉन्ट्रैक्ट टू टेक इन कार्गो फॉर अजय एट अ फॉरेन पोर्ट। वसीम जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो अजय के लिए माल एक फॉरेन पोर्ट पर लेके आएगा, ठीक है। वसीम्स गवर्नमेंट आफ्टरवर्ड्स डिक्लेयर्स वॉर अगेंस्ट द कंट्री इन विच द पोर्ट इज सिचुएटेड। दो पक्षकारों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तब कोई वॉर नहीं था, लेकिन बाद में वॉर डिक्लेयर हुआ। वसीम की गवर्नमेंट, मान लेते हैं पाकिस्तान में है वसीम, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वॉर डिक्लेयर किया अगेंस्ट द कंट्री इन विच द पोर्ट इज सिचुएटेड। तो फॉरेन पोर्ट यहाँ मान लेते हैं इंडिया का पोर्ट है, तो पाकिस्तान ने इंडिया के साथ वॉर छेड़ दिया, डिक्लेयर हो गया। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड व्हेन द वॉर इज डिक्लेयर्ड। जैसे ही वॉर डिक्लेयर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट गेट्स वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। अब आप चाहो तो भी परफॉर्म नहीं कर पाते हो। यहाँ पे भी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई होता है, और ये जेन्युइन रीजन है, वॉर ब्रेकआउट हुआ है, दिख रहा है सबको, ऐसा हुआ है, हम कोई बहाना नहीं बना रहे हैं। इट इज अ वैलिड एक्सक्यूज, इट इज अ वैलिड रीजन ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, एंड द रीजन इज ब्रेकआउट ऑफ